नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास होने वाली है आपकी, वो है आपकी ज्योमेट्री का जो टॉपिक है सर्कल, वर्त। तो वर्त की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में जानेंगे अपन। तो वर्त की प्रॉपर्टीज से कैसे कैसे सवाल आते हैं, वर्त की प्रॉपर्टीज कैसी होती है, उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली एंड तक देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो मेरी गारंटी है वर्त की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो गलत नहीं होगा दोस्तों। काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर पाओगे और काफ़ी आसानी से करेंगे आप। तो अपन वर्त की बात कर रहे हैं आपके सामने, तो वर्त की प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और प्रॉपर्टीज को भी क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल जीरो से छोटी छोटी बातों से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपन अच्छी बातों की ओर। चलो देखिए आप, तो अपन वर्त की बात कर रहे हैं अपन। जब किसी को बिंदु मानकर एक चाप से किसी आकृति का निर्माण किया जाता है तो उसे हम वर्त कहते हैं। और वर्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। ये वर्त का केंद्र है, इससे जो परिधि को जो रेखा मिला रही है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो ये हो गई आपकी त्रिज्या और ये भी हो गई आपकी त्रिज्या। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिज्या का जो दुगुना होता है उसे हम व्यास कहते हैं। तो डी बराबर 2r, त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं छोटे छोटे। एक वर्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? तो अपन कह सकते हैं एक वर्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एक वर्त में अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती है। दूसरा सवाल बनता है एक वर्त में कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? तो एक वर्त में अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं, मतलब कोई गिनती नहीं, इतने व्यास आप खींच सकते हैं। अगर अनगिनत त्रिज्याएं खींच सकते हैं तो अनगिनत ही व्यास हो सकते हैं आपके। तो ये छोटी मोटी बातें थी। अब आते हैं आगे इसके अगले पॉइंट पर। अपन परिधि के दो निश्चित बिंदुओं को, ये निश्चित बिंदु को ऐसे भी दो, इनको मिलाने वाले रेखा को हम जीवा कहते हैं। परिधि के दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बताओ? जीवा कहते हैं। तो परिधि के दो निश्चित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दो। पहला सवाल क्या बनता है? एक वर्त में कितनी जीवाएं की जा सकती है? तो भाई कह सकते हो कि एक वर्त के अंदर आप चाहो तो आपकी मर्जी उतनी जीवाएं खींचो। तो आप कह सकते हैं अनगिनत जीवाएं या अनंत जीवाएं खींच सकते हैं। एक वर्त के अंदर अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो एक वर्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास कहलाती है भैया। एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, क्योंकि व्यास से बड़ी तो कोई जीवा हो नहीं सकती, ये व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है भाई। तो ये छोटे छोटे सवाल थे और छोटा सा पॉइंट था आपको जिसके बारे में डिस्कस किया अपन ने। इसके बाद आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें अपन कह रहे हैं कि एक ही समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर कितने वर्त गुजर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, कोई बात है कि नहीं। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने एक ही समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर कितने वर्त गुजर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि एक ही समतल पर दो बिंदुओं से होकर आपकी मर्जी पड़े उतने वर्त गुजार सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है आप कितने वर्त गुजार रहे हैं। तो उतने वर्त जितने आप गुजारना चाहो उतना गुजर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आकृति इस प्रकार की बना सकते हैं अपन, बनाए तो ये देखो। तो हम कह सकते हैं कि अनगिनत वर्त गुजर सकते हैं, मतलब अनंत वर्त गुजर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा का प्लान जितना बड़ा होगा उतना ऊपर और नीचे बढ़ता जाएगा। तो अनगिनत वर्त गुजर सकते हैं, एक समतल पर दो बिंदुओं से होकर अनंत वर्त गुजर सकते हैं। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना ये कहता है कि एक ही समतल पर स्थित तीन बिंदुओं से होकर कितने वर्त गुजर सकते हैं, लेकिन तीनों बिंदु सरेखीय नहीं होना चाहिए। तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं होने चाहिए। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में नहीं हो तो भले कहीं भी हो, फिर जैसे एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तो एक ही रेखा में नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी हो तो उससे एक वर्त गुजर सकता है ना। तो सरेखीय नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा एक, मतलब एक वर्त गुजर सकता है। एक समतल पर स्थित तीन बिंदुओं से होकर जो सरेखीय नहीं है उनसे होकर एक वर्त गुजर सकता है। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। अब इसके बाद आते हैं अपन पॉइंट नंबर 4 पे। तो पॉइंट नंबर 4 अपना क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए आप। तो पॉइंट नंबर 4, स्पर्श रेखाओं पर टोटल 5 सवाल बनते हैं और स्पर्श रेखाओं पर जो 5 सवाल बनते हैं उन सबको कवर करने वाले हैं अपन। तो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, स्पर्श रेखाओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, टोटल 5 सवाल बनते हैं, वो सुनिए आप। तो पहली इंपॉर्टेंट लाइन सुनिएगा, जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, इस प्रकार से बाह्य स्पर्श करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो दोनों से होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। तो भैया जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो दोनों से होकर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। दोनों से होकर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। दो से ज्यादा नहीं खींचेंगे, फिक्स आंसर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। आगे सुनो, जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, दो क्या एक और सॉरी एक बीच में से, है ना। जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो दोनों से होकर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की जा सकती है। दोनों से होकर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
आगे देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है अपना, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो दोनों से होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब काट रहे हैं एक दूसरे को, तो आप कह सकते हैं कि काटते हैं तब दोनों से होकर दो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। बट कितने खींच सकते हैं बताओ, दो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं, उभयनिष्ठ मतलब दोनों को टच करनी चाहिए, तब ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये होता है, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करें, अंदर से स्पर्श कर रहे इस प्रकार से, तो दोनों से होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। भैया अंत स्पर्श करें तो दोनों से होकर एक ही उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा आपका वह एक आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। इसके बाद आगे बात करेंगे, जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो, जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो तो दोनों से होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींच जा सकती है। तो भाई कह सकते हैं बट कोई नहीं, मतलब एक भी नहीं खींच सकते, बट मतलब एक भी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती, ऐसा कह सकते हैं बट बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 ये कहता है, क्या जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग अलग त्रिज्याओं के हैं और समदूरस्थ हो तो दोनों से होकर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। तो नोटिस करना कितनी खींच सकते हैं, 2 3 4 है ना, तो 4 उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं बताओ, 4 उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो टोटल 5 क्वेश्चन बन गए, एग्जाम में पांचों में से कोई सा पुटअप किया जाए, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, देखो सुनो, एक ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर एक स्पर्श रेखा ए बी खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा ए बी और त्रिज्या ओ सी एक दूसरे पर लंब होते हैं। स्पर्श रेखा ए बी और त्रिज्या ओ सी, ये त्रिज्या है ओ सी, एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब होते हैं मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कई बार क्वेश्चन करते हुए काम आ जाती है डायरेक्टली, तो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी इसकी। इसके बाद आगे सुनो, आगे अपन कह रहे हैं आपके सामने, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये ए बी एक जीवा है और ये लंब डाल रखा है ओ सी। तो मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिकली थॉट है वो क्या है, देखो सुनिएगा, केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, ये 2 समान भागों में बांट देगा, है ना। तो ये डालेगा लंब तो 2 समान भागों में बांट देगा, अपन कह सकते हैं इसलिए ए सी बराबर सी बी, और ये दोनों तो त्रिज्याएं है सी, इस प्रॉपर्टी पे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो त्रिज्याएं तो बराबर होती है, तो आप कह सकते हैं ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर, त्रिज्याएं बराबर है और ये दोनों बराबर होती है, क्योंकि कहते हैं अपन क्लियरली केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब एक वृत्त में जीवा को 2 समान भागों में बांटता है, ये प्रॉपर्टी है। तो जीवा को 2 समान भागों में बांट देगा इस प्रकार से। तो यहाँ से भी डायरेक्ट पुटअप क्वेश्चन हो जाता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं, या तो इसको देकर ये पूछ ले, है ना, जीवा पूछ ले, या फिर ये देखे आपसे व्यास दे दे तो त्रिज्या निकालेंगे, ये दे दे ये पूछ ले आपसे। तो कुल मिला के देखो, व्यास देके जीवा पूछ ले, जीवा देके व्यास पूछ ले, इससे दोनों तरह के सवाल एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं ऐसे। आगे प्रॉपर्टी नंबर 7 सुनो, एक वृत्त में स्थित 2 जीवाएं या 2 समान जीवाएं कह दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक वृत्त में स्थित 2 समान जीवाएं, तो जीवाएं समान जीवाएं तो कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी। एक वृत्त में स्थित 2 समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ, इसलिए ओपी बराबर ओ क्यू, केंद्र से समदूरस्थ होती है मतलब केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो आप कह सकते हैं ओपी बराबर ओ क्यू, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। तो अपन कहेंगे ओपी बराबर ओ क्यू, ठीक है भाई। और इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात कर लेते हैं। और 8 नंबर कहते हैं कि एक अर्धवृत्त में, ये अर्धवृत्त है, परिधि में बनने वाले कोण समकोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं जितने भी कोण परिधि में बनेंगे अर्धवृत्त में, ये सारे समकोण होते हैं, चाहे 2 बनो, 3 बनो, 4 बनो, 10 बनो, जितने भी बनते हैं सब समकोण होते हैं। ये ए और बी नाम दे दो, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री, समकोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं, ठीक है भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इंटरेस्टेड है। इसके बाद अपन कह रहे हैं कि कई बार बीच में से नहीं काट के नीचे से काट देते हैं, तो 2 वर्तखंड बन जाते हैं। एक तो इसे बोलते हैं अपन दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड, ये बड़ा भाग होता है ना वो दीर्घ वर्तखंड कहलाता है, और छोटा भाग होता है इसे कहते हैं अपन लघु वर्तखंड, ठीक है।
तो दीर्घ वृत्तखंड में परिधि में बनने वाले कोण न्यून कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ये न्यून कोण होंगे, न्यून कोण, और आपस में क्या होते हैं, बराबर। और लघु वृत्तखंड में परिधि में बनने वाले कोण अधिक कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। कितने भी हो सकते हैं, तो लघु वृत्तखंड में बनने वाले कोण अधिक कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं, और दीर्घ वृत्तखंड में परिधि में बनने वाले कोण न्यून कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। तीन प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर दोगे दोस्तों। अगर आप इन प्रॉपर्टीज का अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, तो क्वेश्चन काफ़ी पॉसिबली और काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। तो ये प्रॉपर्टीज सुनने से ज़्यादा याद रहती है, तो इसलिए वीडियो को आप मल्टीपल बार भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अच्छा कंटेंट लगाओ, तो सब्सक्राइब करना जरूर नहीं बोले दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताएं और इसी चैनल के बारे में बताओगे तो देखो आपको भी फायदा मिलेगा और आपको दोस्तों को फायदा मिलेगा। धन्यवाद।